हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल के चैनल पर। प्यारे साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण VVIMP वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो गई है। तो बेटा आ जाओ फिर, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज अब लगा लो जोर और दिखाओ कि आपकी ताकत क्या है, किस तरह से आपकी तैयारी हो चुकी है, कितना मजबूत आप अपने आप को करके बैठे हो। आ जाओ मुकाबले में, तो हो जाए शुरू एक जबरदस्त मुकाबला। लेकिन मुकाबले से पहले मुकाबले में तभी आनंद आता है जब लड़ने वालों की संख्या जबरदस्त हो और लड़ने वाले एक से एक मजबूत बैठे हो। भाई अगर बहुत कम संख्या है तो फिर मुकाबले का मजा नहीं आएगा। तो क्लास को एक बार जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए अपने उन तमाम साथियों तक जो केमिस्ट्री से प्यार करते हैं और जो तैयार होकर बैठे हैं कि कहीं भी कोई टेस्ट होगा तो उसको फोड़ देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज की हमारी जो क्लास होगी बेटा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की होगी। हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे अध्याय 1, 2, 3, इन तीनों अध्याय से मिश्रित क्वेश्चन होंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आपका काम आप करिए, हमारा काम हम करते हैं। आपका काम है वीडियो को ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस टेस्ट को दे पाए, और मेरा काम है आपकी ताकत को देखना। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दिखा दो ताकत। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या होते हैं? जिनमें अणु परमाणु आयनों की एक निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है, वो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं। अच्छा, काफी बच्चों के ऑप्शन आने लगे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत अच्छे साथियों, तो देखिए क्रिस्टलीय पदार्थ हुआ होता है जिसमें क्या है बेटा, सुनिश्चित द्रवणांक हो, एकदम सही बात है। ज्यामिति या आकृति क्या हो, निश्चित हो, और उच्च आणविक अंतरा आणविक बल हो। ये तीनों बातें इसमें पाई जाती हैं। सिर्फ एक यही बात है कि विभिन्न दिशाओं में समान गुण नहीं पाया जाता। क्यों? जैसे मान लो मेरे पास कोई एक क्रिस्टल है, जैसे मान लो ये क्रिस्टल हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इसमें अगर मैं विभिन्न दिशाओं से देखूंगा तो मुझे अलग अलग गुण दिखेगा। जैसे जैसे अगर इस दिशा से देखूं तो माइनस माइनस दिख रहा है, इस दिशा से देखूं माइनस माइनस दिख रहा है, लेकिन इस दिशा से देखूं प्लस प्लस, यहां से देख रहा हूं प्लस प्लस। तो विभिन्न दिशाओं से देखने पर अलग अलग, इस दिशा से देखूंगा प्लस प्लस दिखेगा, इसमें से माइनस माइनस दिखेगा। तो अलग अलग दिशाओं से देखने पर अलग अलग गुण दिख रहा है। तो इसमें क्या करा, विभिन्न दिशाओं में समान गुण नहीं, भाई समान गुण तो देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि ये क्रिस्टलीय है। तो आपका पहला सही हो गया और आप लोगों के जवाब काफी अच्छे थे। फिर कह रहा है कि एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के घन पर हैं, घन के कोनों पर हैं। अच्छा, घन में कितने कोने होते हैं? तो आप सभी जानते हो सर, घन में 8 कोने होते हैं, आपने बताया था, आपने पढ़ाया था। और आपका अगर आपने रिवीजन किया है बच्चों, उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 8 कोने होते हैं। आठों कोनों पर यदि मैं एक एक परमाणु देखूं तो आठों कोनों पर मैं एक एक परमाणु यदि रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप रख दीजिए। तो एक एक परमाणु इसके आठों कोनों पर पाए जाते हैं। 1/8वां हिस्सा एक परमाणु का, एक परमाणु का 1/8वां हिस्सा इस एकक कोशिका में होता है। तो भैया ए वाला कितने परमाणु हो गए? 8 परमाणु हो गए। कितने हो गए भैया? ए कहाँ है? घन के कोनों पर है, तो कोनों पर कितने? 8 परमाणु है। एक परमाणु का कितना हिस्सा? 1/8वां हिस्सा, यानी कि एक कण पूरा प्रभावी आया। कह रहा बी आयन फलक के केंद्रों पर है। फलक क्या होता है बेटा? जैसे ये एक फलक हो गया इसका, तो इसका केंद्र, यह एक इसका फलक हो गया तो इसका केंद्र, यह भी इसका एक फलक हो गया तो इसका केंद्र, यह एक फलक हो गया इसका केंद्र, एक फलक ये सामने वाला हो गया तो इसका केंद्र, एक फलक एक पीछे वाला हो गया तो इसका केंद्र। टोटल जो है, अगर बी की बात करूं तो बी के टोटल कितने कण आ रहे हैं? 6 कण आ रहे हैं जो फलकों पर हैं, और एक कण का जो योगदान होता है फलक वाले का वो 1/2 हिस्सा होता है इस एकक कोशिका में। तो बेटा टोटल कितने आ गए? 3। यानी ए कितना आया? 1, बी कितना आया? 3। तो AB3 इसका क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। और यहाँ पर कहीं दिया हुआ है AB3 सी नंबर में दिया है, सी आपका राइट आंसर। और तब तक में आप लोग के आंसर भी आ गए थे।
अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के गुजरते हैं। परासरण की क्रिया में हमेशा याद रखना, अर्धपारगम्य झिल्ली से बेटा विलायक के अणु होकर के गुजरते हैं। 2020 और 2023 में पूछा गया था, इसमें से विलेय के कण नहीं गुजर पाते। अब आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? तो भैया 2020 में पूछा गया था। मैंने क्या बताया था कि राउल्ट के नियम का ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहा जाता है, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनादर्श विलयन कहा जाता है। तो राउल्ट के नियम का पालन करने वाले होंगे, यह राउल्ट के नियम का पालन करता, ए नंबर आपका सही हो गया। आते हैं NaCl के घोल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? तो मान लो हमने अगर NaCl का क्या लिया है, जलीय घोल लिया है। NaCl का अगर मैंने जलीय घोल लिया है, Na और Cl का जलीय घोल लिया है, तो जलीय घोल लिया तो सिंपल सी बात है इसमें जल भी होगा। जल में क्या होता है, जल में सर H2O जो होता है वो H+ में टूटता है और OH- में टूट जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पर अगर मेरे पास मैं देखूँ तो क्या क्या है, तो सर यहाँ पर जल है और साथ में हमने क्या लिया है, NaCl लिया है, NaCl। तो NaCl आपका और जल आपका एक ही पात्र में हमने रख दिया। अब पात्र में रखने के बाद इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और इसकी बिजली दे दी। जैसे ही इलेक्ट्रोड लगाए तो ये वाला इलेक्ट्रोड आपका एनोड था, ये वाला आपका कैथोड था। एनोड धनात्मक होता है, कैथोड ऋणात्मक होता है, ठीक है। जैसे ही बिजली मिली तो Na+ में टूट गया, Cl- में टूट गया। अब यहाँ पर उपस्थित दो जो H2O है वो किस में टूटेगा, H+ और OH- में। अब बेटा होगा क्या, अब कह रहा है जलीय घोल है तो जल भी है, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ पर, कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होगा? तो कैथोड पर कौन मुक्त होगा, कैथोड तो ये वाला है, कैथोड पर ऋण आयन है। यहाँ पर 2 चीजें ऐसी है जिन पर धन आयन है, सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी है, ये दोनों उधर जाना चाहेंगे। तो भैया जिसकी अवकरण क्षमता अधिक होगी वही अवकरण करने मतलब कैथोड की तरफ जाएगा। अवकरण क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? मैंने आपको एक विद्युत रासायनिक श्रेणी में समझाया था कि हाइड्रोजन की अवकरण क्षमता ज़्यादा अधिक होती है, तो हाइड्रोजन इधर जाएगा तो बेटा कौन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। कौन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, याद रखिएगा हाइड्रोजन, डी नंबर। चलिए इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा साथियों? निम्नलिखित में से कौन विलयन में विद्युत संचालन करते हैं? विद्युत संचालन कौन करेगा? 2 प्रकार के यौगिक होते हैं इस दुनिया में, एक तो होते हैं वैद्युत अपघट्ट, एक होते हैं वैद्युत अनपघट्ट। वैद्युत अपघट्ट जो होते हैं वो अगर हम उनका जलीय घोल या द्रवित अवस्था में ले लेते हैं तो विद्युत का चालन करते हैं। तो वैद्युत अपघट्ट यहाँ पर दिया हुआ है, आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। यही है जो जलीय विलयन में संचालन करते हैं। आगे आ जाओ, कह रहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से कौन सा है? 2022 में पूछा गया था भैया, इसमें पहला दूसरा तीसरा चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन है। बहुत तगड़ा टेस्ट चल रहा है, आप लोग सिर्फ जवाब देते जाइए और क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करते चलूंगा ताकि बहुत ज़्यादा आपको बोरिंग भी न लगे और क्वेश्चन भी आपको सीधा सटीक समझ में आए। कह रहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, तो बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल ईंधन सेल होता है। और हमेशा याद रखना मतलब जब अपोलो मिशन किया गया था ना, अपोलो मिशन में बेटा, अपोलो मिशन में इसका इस्तेमाल किया गया था। अपोलो मिशन में इसका इस्तेमाल किया गया था जब अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष यात्री ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेल को लेके जाते हैं क्योंकि इसकी दक्षता बहुत अधिक होती है, काम करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होंगी? भैया देखो रिक्तियां 2 प्रकार की होती हैं। रिक्तियां कितनी होती हैं? रिक्ति 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है चतुष्फलकीय, एक होती है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय याद रखना, इनका जो फार्मूला है इसका होता है 2n और इसका होता है n। अब बात करेंगे कि किसकी बात कर रहा है, एफसीसी। एफसीसी में n कितना होता है? n मतलब प्रभावी कण। n क्या है? प्रभावी कण। प्रभावी कण कितना होता है बेटा? तो n आप कहोगे सर 4 होता है। कितना होता है? 4। एफसीसी में हमें पता है प्रभावी कण 4 आता है। अब 4 आ गया अगर, तो चतुष्फल की पूछ रहा है तो n की जगह 4 रख दो तो कितना आ जाएगा? 2 गुणे 4 बराबर कितना आ गया? 8। कितना आ गई साथियों? 8। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए, जवाब दीजिए इसका। चलिए, हाँ जवाब आ रहा है, बहुत अच्छे। कह रहा है निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? देखो बेटा क्रिस्टल का जो घनत्व है ना, तो देखो जब हम पढ़ रहे थे शुरुआत में 2 दोस्त पढ़े थे, कौन कौन से? फ्रैंकल और साटकी। मान लो मेरे पास ये कोई क्रिस्टल है, मान लो ये मेरे पास कोई क्रिस्टल है, इस पर प्लस माइनस इस तरह करके आयन भरे हुए हैं, ठीक है। यहाँ इस तरह करके आयन भरे हुए हैं। अब देखिए गौर कीजिएगा, ये हमारे आयन भरे हुए हैं। अब एक प्लस आयन और एक माइनस आयन यदि क्रिस्टल से बाहर निकल जाए,
बाहर निकल जाएं वो भी बराबर मात्रा में, तो बेटा क्या होगा, इस क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाएगी, कुछ न कुछ इसका घनत्व कम हो जाएगा। ऐसा किस में होता था, शाटकी दोष में। किस में होता था, शाटकी दोष में क्या होता है, धन और ऋण आयन बराबर मात्रा में क्रिस्टल छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो शाटकी दोष में जब क्रिस्टल छोड़ के बाहर चले गए तो कमी आ जाती है। वहीं पर फ्रैंकल दोष में क्या होता है, धन आयन अपने अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, और जब अंतराकाशी स्थान में चला गया तो है तो क्रिस्टल के अंदर ही, तो घनत्व में कोई कमी नहीं आती। तो फ्रैंकल दोष में घनत्व में कमी नहीं आती और शाटकी में घनत्व में कमी आ जाती। आगे अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं साथियों। चलिए, उत्तर आपका आ जाना चाहिए। देखो, रिक्तियों से यही 2-3 प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कह रहा जब किसी क्रिस्टल में ऋण आयन रिक्तियों या वैकेंसी द्वारा इलेक्ट्रॉन को फंसा लिया जाता है, फंसा लिया जाता मतलब पकड़ लिया जाता है, तो वहां पर कौन सा दोष होता है, तो बेटा ऐसे दोष को एफ केंद्र दोष कहते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन को पकड़ने, फंसाने, रोकने की बात हो दोष में, तो हमेशा जान लेना कहाँ कौन होगा, एफ केंद्र होगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2020 में पूछा गया था, परासरण दाब निम्नलिखित में से कौन है। बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। देखो, जो परासरण दाब मैंने आपको पढ़ाया था, पाई बराबर CRT, जहां पर पाई क्या होता है बेटा, दाब होता है, लेकिन यहाँ पर पाई की जगह पी दे दिया है। पी भी आपका क्या होता है, दाब होता है, प्रेशर होता है, तो यहाँ पे पाई की जगह पी दिया है, तो पी बराबर CRT आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, निम्न में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता, 2020 से पूछा गया था। निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, टिंडल प्रभाव जो है साथियों, ये कोलाइडी विलयन में पाया जाता है, कोलाइड में पाया जाता है, कोलाइडी विलयन में पाया जाता है। अब समस्या ये है कि सर पूछ रहा है किसमें नहीं पाया जाता, तो बेटा याद रखना, वास्तविक विलयन में नहीं पाया जाता, वास्तविक विलयन में नहीं पाया जाता, विलयन में नहीं पाया जाता। वास्तविक विलयन कौन होता है, जिसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से विलय के कण क्या होते हैं बेटा, विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम हो। ऐसा कहाँ होता है, जैसे चीनी का घोल, यह एक वास्तविक घोल होता है, तो इस पे नहीं पाया जाएगा। ए नंबर आपका सही हो गया। निम्नलिखित में से विलयन में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। अणुसंख्य गुणधर्म कौन होगा बेटा, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, अणुओं की संख्या पर। किस पर, अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा, संख्या पर। अब मैंने आपको बताया था अणुओं की संख्या वाले गुणधर्म, इसमें देखो कोई है भैया, पृष्ठ तनाव नहीं है, चालकता नहीं है, अर्धायु नहीं है, परासरण जो होता है यही होगा, और ये कई बार पूछा गया था, 22, 21 है ना। आगे आ जाओ। करा यदि n घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या है, n घोलक की मोल की संख्या, ठीक है। मान लो मेरे पास ये एक कोई घोलक है या विलायक है, उसकी संख्या n है ना, विलायक n हो गया, और जो मैं घुल्य डाल रहा हूँ वो कैसा है बेटा, वो स्मॉल n है। क्या है, स्मॉल n है। तो कह रहा है हमारा पूरा घुल मतलब घुल और घोलक मतलब घोल क्या होगा, बिलियन हमारा टोटल क्या हो जाएगा, बिलियन क्या हो जाएगा, तो बिलियन होगा n प्लस n, मतलब इन दोनों को जोड़ दो बिलियन बन जाएगा। अब किसके बारे में पूछ रहा है, घुल्य के मोल की संख्या, तो जिसकी मोल की संख्या पूछे उसको ऊपर रखो, बाकी पूरे बिलियन को नीचे रख दो, n प्लस स्मॉल n। अब ये आपका क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका बी नंबर में सही आ गया, मोल की संख्या आ गई घुल्य के। निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। मैंने कई बार बताया, हर बार बताया कि मोललता जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती। और एक और है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज भी ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। याद रखिएगा 2021 में पूछा गया था। देखो कुछ ही क्वेश्चन है जिनको बिहार बोर्ड बहुत पसंद करता है, उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करता रहता है। तो हम यही देखेंगे ना कि एग्जामिनर अगर आप इसको पसंद करते हो तो इसको यार हम तो करके छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। हम 2, 4, 10 बार कर लेंगे, हमको याद हो जाएगा, हमको रट जाएगा, हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो फटाफट देखो, जब भी कह रहा है ABCD धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए हुए हैं और इनमें धातु की अवकरण क्षमता पूछ रहा है। जब भी हमारे पास मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए हों और अवकरण क्षमता पूछे तो हमेशा याद रखना अवकरण क्षमता में, अवकरण क्षमता, अवकरण क्षमता, अवकरण क्षमता क्या होती है बेटा, अवकरण क्षमता जितना ज्यादा ऋणात्मक होगी, जितना ज्यादा ऋणात्मक होगी उतना अच्छा रहेगा। ऋणात्मक, जितना ज्यादा ऋणात्मक होगी उतना अच्छा रहेगा। भैया सबसे ज्यादा इन वैल्यू में सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन है सर, 3 माइनस का 3.05 सबसे ज्यादा ऋणात्मक है, तो सबसे ज्यादा अवकरण क्षमता इसी की होगी। बस कुछ नहीं देखना, सिर्फ ऋणात्मक देखना है। और इन क्वेश्चंस को इतना यार रट लो ना, इतना दिमाग में बिठा लो, इतनी बार कर लोगे
कि जब बोर्ड में जाओ ना तो ये देखते ही तुम लोग मार दो, आपका टाइम भी बचे और क्वेश्चन भी एकदम दर से खत्म हो जाए। और देखो पढ़ाई भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पढ़ाई इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट कि आपको किसी को दिखाना है, इसलिए भी नहीं इंपॉर्टेंट कि आपको किसी से बदला लेना है। इंपॉर्टेंट किस लिए है? तो ना शौक ना शोहरत ना किसी के प्यार के लिए, ना शौक ना शोहरत ना किसी के प्यार के लिए, मुझे ये दुनिया जीतनी है अपने बूढ़े बाप के लिए। तो भैया ना शौक ना शोहरत ना किसी के प्यार के लिए, मुझे ये दुनिया जीतनी है अपने बाप के लिए, अपने उस बाप के लिए जो मेरे लिए रात दिन मेहनत करता है, मेरे लिए रात दिन तकलीफें झेलता है ताकि मैं पढ़ सकूं, मैं कुछ कर सकूं। तो भैया अपने बाप के लिए करना है और किसी के लिए नहीं करना, और किसी के बाप के लिए नहीं करना। हाँ, अपने बाप के लिए तो हमें जान भी लगानी पड़े तो कोई घबराने की बात नहीं सर, जितना पढ़ना पड़ेगा हम पढ़ेंगे, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी हम करेंगे। चलो, सेल वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तीसरे अध्याय का है। भैया रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ऐसा गैल्वेनिक सेल में होता है। किसमें होता है? गैल्वेनिक सेल में रसायन भरा होता है और उससे हमें विद्युत प्राप्त करनी होती है, यानी कि रासायनिक सेल विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक सेल से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है गैल्वेनिक सेल में। फिर कह रहा है NaCl के सांद्र जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? भैया अगर देखा जाए तो NaCl का सांद्र जलीय विलयन तुरंत बनाएंगे फटाफट, और ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना, बहुत तगड़े क्वेश्चन है भाई ये, और ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, ये हमारे प्रैक्टिस में जरूर होने चाहिए। ध्यान से देखिएगा, NaCl का सांद्र जलीय विलयन। अच्छा, सांद्र जलीय विलयन का मतलब हो गया कि NaCl की सांद्रता विलयन में अधिक है, यानी NaCl ज्यादा है विलयन में। तो भैया सीधी सीधी बात हो गई, NaCl और जलीय विलयन है तो सीधी सी बात है इसमें जल भी होगा, यानी कि जल कौन है? मान लो जल होगा H2O। H2O हमेशा किस में टूटता है? याद रखना H+ में और OH- में, इतना याद रखना, इसमें H2O भी है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस पे दो ठो इलेक्ट्रोड लगाए, एक तो हमारा एनोड है जो कि धनात्मक है, एक तो हमारा कैथोड है जो कि ऋणात्मक है। हमने क्या किया? इसको बिजली दे दी, बिजली देने के बाद ये सोडियम प्लस में टूट गया, क्लोरीन माइनस में, और ये जो जल था ये H+ और OH- में टूट गया। अब समस्या ये होती है कि कैथोड और एनोड की तरफ प्राप्त कौन होगा? ध्यान से समझना, कैथोड और एनोड की तरफ प्राप्त कौन होगा? चूंकि यहाँ पर NaCl की मात्रा ज़्यादा है, सांद्रता अच्छी खासी है, तो इस पर पानी का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा कि पानी चढ़ने लग जाए। तो होगा क्या सर? तो साथियों अब कैथोड की तरफ कौन जाएगा? यहाँ पर दो ठो धनावेश हो गए, Na+ और H+। तो हमेशा याद रखना, जिनकी अवकरण क्षमता अधिक होगी वही जाएगा। अवकरण क्षमता अधिक होती है H की, इसलिए H जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। कौन प्राप्त होता है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इधर कौन जाता है? तो याद रखना साथियों, इधर जाएगी Cl-। क्यों? क्योंकि Cl- की ऑक्सीकरण क्षमता OH- से अधिक होती है, इसलिए Cl- यहाँ पे जाएगी और कैथोड पर सॉरी एनोड पर Cl2 मतलब क्लोरीन गैस प्राप्त होगी, यहाँ पे H2 मतलब हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो क्या पूछा भैया? हाँ, सांद्र जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा, अब वैद्युत अपघट्ट यहाँ पर कौन है? तो आप कहोगे सर NaCl यहाँ पे हमारा वैद्युत अपघट्ट है। अब मान लो यहाँ पर हमने जो भी वैद्युत अपघट्ट लिया था, क्या अब उतना वैद्युत अपघट्ट बचा? इसकी सांद्रता पर कोई प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा? इसको थोड़ा गौर करेंगे। मान लो अगर मैंने 10 कण ले लिए थे इसके, या 10 ग्राम ले लिया था, ऐसा समझ लो, तो 10 ग्राम मान लो मैंने नमक इसमें डाला था, NaCl मान लो डाल रखा था। अब एक बात बताओ, इस NaCl से Cl भी इधर चढ़ गया। कौन चढ़ गया? Cl इधर चढ़ गया, देखो क्लोरीन यहाँ पे प्राप्त हुआ, एनोड की तरफ चला गया। तो सिंपल सी बात है, नमक की सांद्रता में कुछ ना कुछ कमी आई होगी या नहीं आई होगी? सीधी सी बात बताओ। NaCl था, अब इसमें से कुछ Cl कहाँ चढ़ चुका है? सोडियम की तरफ। कुछ क्या, धीरे धीरे सारा Cl चला जाएगा किधर? सारा Cl किधर चला जाएगा? सोडियम की एनोड की तरफ। तो जब ये एनोड की तरफ क्लोरीन चला गया तो कहीं ना कहीं क्लोरीन घटा, तो इसका मतलब क्लोरीन घटा तो सीधा सीधा नमक की सांद्रता घटी, नमक की सांद्रता घटी तो सीधी बात हो गया कि वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता घटी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है? सांद्रता कम हो जाती है, तो वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता कम हो गई। आगे आ जाओ, कह रहा NaCl के सांद्र जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से सोडियम की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? पीछे देखो, सांद्र जलीय घोल का वैद्युत अपघटन हमने किया है, ये बताओ सोडियम की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ा?
सोडियम मान लो अगर मैंने 10 कण यहाँ पे लिए थे या 10 परमाणु सोडियम के लिए थे, तो अभी भी विलयन में 10 ही परमाणु पड़े हुए हैं, क्योंकि ना तो सोडियम इधर गया है ना सोडियम इधर गया है, ना एनोड की तरफ गया ना कैथोड की तरफ गया। तो जितना सोडियम मैंने लिया था पूरा का पूरा मेरे विलयन में पड़ा हुआ है। तो सोडियम की सांद्रता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई कमी नहीं आती। तो यहाँ पर क्या कहता है, प्रभाव पड़ता है, अपरिवर्तित बढ़ कम हो जाता है। भैया अपरिवर्तित रहता है, इसके प्रभाव पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये जितना रहता है उतना ही लास्ट तक रहता है। आगे आ जाओ। NaCl के साथ जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से क्लोरीन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ा? अरे बाबा, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरीन की सांद्रता सीधा सीधा अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्लोरीन ऊपर गई, एनोड की तरफ गई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोरीन की सांद्रता पे कमी आ गई बेटा। क्लोरीन की सांद्रता यहाँ पे घट गई, तो यहाँ पर हम क्या आंसर लगाएंगे? क्लोरीन की सांद्रता कम हो जाती है। क्लोरीन की सांद्रता पर प्रभाव पड़ता है और क्लोरीन की सांद्रता साथियों क्या होती है? कम हो जाती है। बताओ कोई समस्या किसी को यहाँ तक? किसी भी साथी को कोई दिक्कत हो कमेंट करते रहें, जवाब देते रहें। देखिए आज के दिन को हमें शानदार बनाना है। हम नहीं चाहते कि हम एक पल भी बैठे, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जितना भी टाइम मिले, जितना भी हम समय पाएं, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहें। अपने लिए एक एक मिनट जो हमारा समय है वो बहुत कीमती है, उसका उपयोग करते रहें। तो आज का दिन भी हमारे लिए शानदार होने वाला है, इसीलिए ये शानदार शानदार क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये क्वेश्चन हल हो गया कि क्लोरीन की सांद्रता पर प्रभाव पड़ता। भैया क्लोरीन की सांद्रता कम हो जाती है। अब NaCl के सांद्र जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से निम्न का निर्माण होता है। निर्माण किसका होता है अब ये देख लेते हैं। अच्छा इधर आ जाओ, निर्माण किसका होता है? एक ही प्रश्न से कई प्रश्न बन गए, एग्जामिनर ऐसे ही बनाता है। अब इनमें से कोई उठा के डाल देगा एक, भाई डालेगा, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार थोड़ा रिपीट करता रहेगा। एक दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं नए बनाएगा, जहां से नए बना सकता है वहां तक हमें जाके देखना चाहिए। अब यहाँ यह बताइए आप कि क्या पदार्थ बचा, क्या पदार्थ नया बना, ये देखना है। अच्छा इधर से कौन गए? इधर क्या था? इधर चार चीजें थी। इधर सर सोडियम था और इधर हाइड्रोजन था, है ना, इधर क्लोरीन था और इधर OH- था। यहां से सर अगर देखा जाए, यहां से हाइड्रोजन चला गया कैथोड की तरफ, तो हाइड्रोजनवा को हटा दो। सर क्लोरीन चला गया एनोड की तरफ, क्लोरीनवा को हटा दो। बचा कौन? बचा कौन? Na+ और OH-। बचा कौन? Na+ और OH-। अब ये दोनों, इनमें संयोजन अब क्रिया होगी, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ करके क्या बना लेंगे? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की यह एक बहुत अच्छी विधि होती है, जिसको कैस्टनर सेल विधि कहा जाता है। आ जाओ, अब यहां पर क्या कह रहा है? किसके निर्माण होगा? NaOH का निर्माण होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत धारा जब को कहते हैं जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रवाहित हो तो उसे क्या कहेंगे? चालक को क्या कहेंगे? भैया जब भी विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रभावित हो, याद रखना, मान लो जब भी विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित हो, इलेक्ट्रॉन द्वारा यदि प्रवाहित हो तो धातु में ऐसा होता है, धात्विक चालक होगा। और यदि आयनों द्वारा प्रवाहित हो, आयनों द्वारा प्रभावित हो तो भैया वो कौन होगा? अपघटनी चालक होगा। अपघटनी, वैद्युत अपघटनी चालक होगा। तो भैया किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो धात्विक चालक। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? याद रखना, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? ऋणात्मक। और अपघटनी सेल में एनोड धनात्मक होता है। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, जस्ट दोनों का अपोजिट होता है। अपघटनी सेल में एनोड होता है, अपघटनी सेल में धनात्मक। देखो दोनों आ गया, गैल्वेनिक में एनोड ऋणात्मक होगा, अपघटनी सेल में एनोड धनात्मक होगा। क्योंकि अभी हमने अपघटनी सेल बना करके भी देखा था। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका एनोड है और ये आपका धनात्मक दिखा रहा है। बस काम खत्म, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट सारे साथी आंसर देंगे, सभी दोस्तों का आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि अब यार हमें रुकना नहीं है। हमें अब एग्जाम जैसा जैसा धीरे धीरे हम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे हमारी तैयारी हो रही है। और आज इसीलिए ये क्लास लगाई गई है ताकि आप लोगों की तैयारी चेक की जा सके। जल्दी से आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल होगा? भैया कई बार बता चुका हूँ, क्लास में पढ़ा चुका हूँ, सारे बच्चों को पता है। लेड स्टोरेज बैटरी, सीसा संचायक सेल या फिर लेड स्टोरेज बैटरी इसको कहा जाता है, द्वितीयक बैटरी होती है। द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन।
अब भैया हमारे पास द्रवित सोडियम क्लोराइड है, इसमें जल की कोई बात ही नहीं हो रही। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, ये एनोड वाला, ये कैथोड वाला, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, और इसको जैसे ही हम बिजली दे दिए, जैसे ही इसको बिजली दिए तो भैया ये धन और ऋण में टूटा, ऋण वाला इधर चला गया, धन वाला इधर चला गया, तो कैथोड पर कौन मुक्त हो रहा है, तो कैथोड पर मुक्त हो रहा है सोडियम। कौन मुक्त हो रहा है, सोडियम। बात खत्म। कौन जा रहा है, धन वाला जाएगा इधर, तो सोडियम मुक्त हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहते हो साथियों, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक, कोई दिक्कत, सोडियम। हाँ, सांद्र जलीय सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है, सांद्र जलीय, ओहो, सांद्र जलीय सोडियम क्लोराइड। आओ देखो ये वाला कौन सा था हमारा, सांद्र जलीय ही था, सांद्र जलीय ही था। कैथोड पर कौन मुक्त होता है, जल्दी बताओ, हाइड्रोजन। कौन मुक्त हो रहा है कैथोड पर, हाइड्रोजन। बस बात खत्म। सांद्र जलीय है तो क्या होगा, सांद्र जलीय है तो क्या होगा, सांद्र जलीय है तो क्या होगा, हाइड्रोजन मुक्त होगा। बात खत्म। सांद्र जलीय होगा तो क्या होगा साथियों, हाइड्रोजन मुक्त होगा। किसी कोई समस्या, सांद्र जलीय सोडियम क्लोराइड होगा तो कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। कैथोड पर पूछा था ना, हाँ आगे आ जाओ, एक बार क्लियर कर लें। सांद्र जलीय है ना, ये वाला सांद्र ही था ना, सांद्र जलीय घोल, ठीक है, सांद्र जलीय घोल कौन जाएगा, हाइड्रोजन। ओके डन। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट जवाब दो। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। भैया जब हमने अभी पीछे देखा था, सोडियम NaCl का जलीय घोल लिया था तो टूट करके क्या बनाया था, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह अपक्रिया कौन सी होती है, भैया संयोजन अपक्रिया होती है। Na और OH क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, जैसा कि मैंने पीछे बताया था। इसमें गौर करें, ये देखिए NaOH बचा था, ये आपस में जुड़ जाएंगे और NaOH बना लेंगे। सोडियम और हाइड्रोक्साइड मिलकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे और ये आपकी जो अपक्रिया होगी संयोजन अपक्रिया कहलाएगी। अगला आ जाओ, कह रहा है A, B और C तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः ये और ये दिया है। इनकी अपचयन शक्ति की का क्रम क्या होगा, अपचयन शक्ति का क्रम भैया जिसकी जो जितना ज्यादा ऋणात्मक उसका उतना ज्यादा अपचयन क्षमता होगी। सबसे ज्यादा ऋणात्मक आपको कौन दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा ऋणात्मक आपको दिख रहा है ये आपका बी वाला, तो भैया बी से शुरू होगा, यानी कि बी से यहाँ कहाँ शुरू हो रहा है, ये बस सही हो गया आपका। भैया बी से शुरू होगा सबसे ज्यादा ऋणात्मक, फिर उसके बाद सी आएगा, फिर उसके बाद ये तो धनात्मक है, ए आएगा, आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन, किसी सेल अवक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। भैया साम्यावस्था रहेगा तो विद्युत वाहक बल शून्य होगा। क्या होगा, विद्युत वाहक बल शून्य होगा साथियों, शून्य होगा। यहां तक किसी को कोई समस्या, यहां तक किसी को कोई परेशानी। आशा करता हूं कि सारे बच्चों को बहुत मजा आ रहा होगा आज के टेस्ट में। बहुत बढ़िया साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। वैद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल पर प्रविष्ट होता है उसे क्या कहते हैं। भैया याद रखना, वैद्युत अपघट्य सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड जो कि धनात्मक होता है और एक होता है कैथोड जो कि ऋणात्मक होता है। अब ये जो कैथोड ऋणात्मक है ना बेटा, यही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को घोल में प्रविष्ट कराता है। इलेक्ट्रॉन को घोल में प्रविष्ट कराता है तो यहाँ पे कैथोड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कैथोड क्या होगा साथियों, सही आंसर हो जाएगा, तो सही आंसर जरूर लगा दीजिएगा। अगले आते हैं अगली बात पे, निम्न में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है। विद्युत का सुचालक, अब देखो सुचालक का मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे पास ये तार है, मैं इस पर बिजली दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, बिजली दे रहा हूँ, लेकिन चल ही नहीं रहा, ये बिजली को प्रवाहित ही नहीं करा रहा। जैसे मान लो ये कलम है, इस पर मैं बिजली दे रहा हूँ, नहीं चल रहा, तो ये विद्युत का कुचालक है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा देने पर भी प्रवाहित नहीं हो रही। लेकिन ऐसी कोई चीज मिल जाए जिस पर हम बिजली लगाएं और उस पर करंट उतार आए, विद्युत धारा प्रवाहित हो, उसको हम क्या कह देंगे, भैया ये सुचालक है। लेकिन उसमें जो सुचालक है उसमें भी कई क्वालिटी होती है, किसी में बहुत तेजी से बिजली दौड़ती है, किसी में रुक रुक के दौड़ती है। मतलब ये निर्भर करता है उसके रुकावटों पर। रुकावट का मतलब होता है प्रतिरोध पर। तो जिस धातु में, जिस तार में जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा वो उतना अच्छा सुचालक नहीं होगा, जिसमें जितना कम प्रतिरोध होगा वो उतना अच्छा सुचालक होगा। उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, धारा बहुत तेजी से भागेगी। तो आप ये बताइए, प्लैटिनम, सोना, सिलिकॉन, तांबा में जब भी पूछे तो हमेशा बताना भैया कौन होता है, तांबा होता है।
तांबा जो आपका कॉपर है उसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत अच्छा सुचालक होता है विद्युत का। आगे आइए। और सर ये हम पता कैसे करें? मान लो हम चाहते हैं कि हम सभी धातुओं के बारे में पता कर लें, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी देख लो बेटा, उसमें जो ऊपर बैठे हैं वो अच्छे हैं, जो नीचे हैं वो कम है। उस विद्युत रासायनिक श्रेणी में सारा आपको समझ जाओगे। आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन अणु संख्याएं अणु संख्याएं गुण धर्म नहीं है। अच्छा ठीक है, कौन से ऐसे गुण धर्म है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करते, ये पूछ रहे हैं भाई साहब। चलो, तो हिमांक का अवनमन तो निर्भर करता है, क्वथनांक का अवनमन भी निर्भर करता है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन ये भी निर्भर करता है, क्योंकि ये सब क्या है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणधर्म है या अणुसंख गुणधर्म है। प्रकाशिक सक्रियता नहीं है, तो प्रकाशिक सक्रियता की अगर कोई चर्चा करे तो भैया ये जो है नहीं है। कितने होते हैं? तो पहला आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये आपका पहला, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, और चौथा हमेशा याद रख लेना परासरण दाब। परासरण दाब ये भी तो होता है, तो परासरण दाब भी होता है, लेकिन ये नहीं होता भैया, प्रकाशिक सक्रियता नहीं होता, याद रख लेना। परासरणी दाब बढ़ता है जब, परासरणी दाब कब बढ़ेगा? देखो, परासरण की जो प्रक्रिया है वो निर्भर किस पर करती है? तो पाई जो है वो निर्भर करता है सी पर, और पाई निर्भर करता है टी पर। सांद्रता अगर बढ़ेगी तो दाब बढ़ेगा। परासरण दाब में सांद्रता बढ़ती है तो दाब बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी दाब बढ़ेगा। ये सब क्या होते हैं? ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अब यहां से कौन पूछ रहा है? तापक्रम बढ़ता है, तापक्रम घटता है, आयतन बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो भैया तापक्रम दिया हुआ है ना, बिल्कुल। जब ताप बढ़ेगा तो परासरणी दाब भी क्या होगा? बढ़ेगा। परासरण दाब भी बढ़ेगा। तो बेटा यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। सॉरी बेटा बोल रहा हूं, साथी, मित्र, बालक, ठीक। आगे आते हैं। HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा, क्या होगा? जब भी HCl और H2O के स्थिर क्वाथी की बात करें, 2017 में पूछा गया था, तो वहां पर 20.2% HCl को आपको लगा के आना है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेटा एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। और एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH, जो कि आपका सी नंबर है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों भैया? जल का क्वथनांक कम इसलिए हो जाता है, देखो मान लो यहां पर मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है, यहां पर मेरा मतलब मैं रहता हूं, यहाँ पे मेरा वाष्प दाब है, ऐसा समझो मैं यहाँ पे रहता हूँ, ठीक। यहाँ पर कोई आदमी रहता है, कोई व्यक्ति रहता है, मान लो ये चिंटुआ यहाँ पे रहता है। अब बेटा ये क्या है? बेटा ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, एक व्यक्ति यहाँ पे भी रहता है, मान लो इकबाल यहाँ रहता है। इकबाल कौन? जिसके सर पे एक बाल होता है उसको इकबाल बोलते हैं। अब देखो, ये यहाँ पर खाना बना रहा है, ये यहाँ पर मान लो बैठ करके खाना पका रहा है। क्या बना रहा है? खाना बना रहा है। तो भैया इसका खाना जो बनेगा, मान लो वो 1 घंटे में बनता है। कितने में? 1 घंटे में, ठीक। इस पर वायुमंडलीय दाब कितना पड़ रहा है? इतना पड़ रहा है, तब जाके खाना 1 घंटे में बनता है, 1 घंटे में पकता है। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ खाना अगर मान लो ये बैठ के बना रहा है, तो यहाँ अगर ये खाना बैठ करके बना रहा है, खाना पका रहा है, तो इसके पकाए गए खाने पर अगर मैं आपको बात करूँ कि बेटा यहाँ पर वायुमंडलीय प्रेशर कितना पड़ रहा है, तो वायुमंडलीय दाब इतना ही पड़ रहा है, यहाँ पर इतना पड़ रहा है, यहाँ पर इतना वायुमंडलीय दाब है, यहाँ पर इतना ही वायुमंडलीय दाब है। तो यहाँ पर इतनी देर तक जो भी आंच जाएगी वो खाना पकाने में काम आएगी। ध्यान से सुनना, इतनी देर तक इतना वायुमंडलीय दाब होने की वजह से इतनी देर तक आंच क्या करेगी? खाने को पकाने में काम आएगी। आग की ऊष्मा जो है वो खाने में जाएगी, पकाने में। यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर देखोगे तो इतनी देर तक ही खाना पकेगा, इतना कम समय तक खाना पकेगा, क्योंकि बहुत कम दाब है, उसके बाद फिर नहीं पकेगा। तो वही बात कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब कम, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है? अब यहाँ पर अगर जल मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो यहाँ पर भैया और कम हो जाएगा। क्या होगा? क्वथनांक घट जाएगा, ठीक। तो बेटा यहाँ पर क्या है? वहां वायुमंडलीय दाब कम है, यही आपको बताना है, यही आपको बताना है कि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक है साथियों,
भाई यहाँ पर इतना दाब होने की वजह से जल को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है। यहाँ पर इतना दाब होने की वजह से बहुत जल्दी इसका वाष्प दाब क्वथनांक के बराबर हो जाएगा। भाई किसी का भी वाष्प दाब अगर यहाँ पहुँच गया 80 एटमॉस्फेरिक वाष्प एटमॉस्फेरिक यानी कि वायुमंडलीय दाब तक पहुँचा तो वो चीज़ उबलने लगती है। तो इसको उबलने के लिए इतना देर तक टेम्परेचर देना पड़ेगा जल को उबलने के लिए, लगभग 100 डिग्री, और इसका वाष्प दाब तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, तो इसका क्वथनांक क्या हुआ, बहुत कम हो गया। इसका अगर 100 डिग्री है तो इसका 20 से 30 डिग्री आ जाएगा, 20 से 30 डिग्री में उबलने लग जाएगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम है, क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम है। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? बेटा याद रखना, देखो जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक विलयन लिया, उसमें ये सारी चीजें पानी में डाली, ये सारी चीजें पानी में डाली, ये सारी चीजें, तो भैया आपका जो ग्लूकोज है, जो सुक्रोज है, और जो आपका यूरिया है, ये तीनों सहसंयोजक ठोस होते हैं, सहसंयोजक होते हैं, इनके अंदर सहसंयोजी बंध होता है। क्यों? क्योंकि ये सब कार्बन से बने हैं। तो ये आयनों में नहीं टूटेंगे, ये आयनों में टूटेंगे नहीं। जब आयनों में नहीं टूटेंगे तो इनके हमने जितने अणु डाले हैं उतने ही अणु पड़े रहेंगे। अब क्योंकि क्वथनांक जो है ये कैसा है, ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण है। तो भैया ये इनको डालने पर जितने अणु डाल देंगे उतने ही रहेंगे, ये ज्यादा अपने अणुओं में टूटेंगे ही नहीं। अब 1% सबका हमने विलयन लिया है, तो अगर मान लो 1% इसका विलयन डाले तो ये 1 ही % जाएंगे। परंतु अगर मैं जल में NaCl की बात करूं तो Na+ और Cl- में टूट करके ये 2 अणुओं में बढ़ गया, 2 कणों में बढ़ गया। तो ये क्या होगा, अगर इन सबका 1% डाल रहे हो तो इसको 1% डालने के बाद वहां 2% बन जाएगा, जस्ट मतलब जस्ट डबल हो जाएगा। तो इसके अणु ज्यादा वहां पे पानी में चले जाएंगे, तो ये ज्यादा क्वथनांक को कवर करेगा। ठीक, इसके अणु ज्यादा हो जाएंगे। तो बेटा कह रहा है किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, तो NaCl का सबसे अधिक होगा। तो बेटा यहाँ पे सब कुछ काट के आपको क्या बताना है, सब कुछ काट के आपको क्या बताना है, NaCl क्या बताना है, जल में 1% NaCl का। अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं क्या है। कह रहा है X तथा Y तत्वों से बना एक यौगिक एक ऐसी घनी संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें X के परमाणु घन के कोनों पर और Y के परमाणु फलक के केंद्र पर हैं। भैया एकदम सही बात है। कह रहा है X के परमाणु घन के कोनों पर, तो कितना होगा, 8 होगा। एक कण का योगदान कितना होता है, 1/8, टोटल कितना आ गया, 1। और Y के परमाणु फलक के केंद्र पर होते हैं, Y के परमाणु फलक के केंद्र पर होते हैं। तो अच्छा, अगर फलक के केंद्र ले लें तो 6 फलक हो गए, 6 फलक के केंद्र पर एक एक परमाणु, तो एक परमाणु को अब योगदान 1/2, कितना आया, 3। तो भैया XY3 आएगा। वही वाला यार, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, सेम वही क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि इसमें कोष्टिका दी नहीं गई। बस इसमें यह नहीं बताया गया कि FCC है कि ECC है, कुछ नहीं बताया गया। तो भाई 6 फलक होते हैं, एक एक फलक में कण रख लो, 6 कण हो गए, एक कण का योगदान 1/2। भैया 8 कोने होते हैं, 1/8वां हिस्सा एक कण का योगदान होता है। तो टोटल क्या आ गया, X 1 आया, Y 3 आया, बात खत्म। अब फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष होते हैं, किसमें होते हैं दोनों दोष, नाभिकीय दोष हैं, नहीं भैया, क्रिस्टल दोष हैं, एकदम सही। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, क्रिस्टल में पाए जाते हैं, परमाणु में नहीं, अणु में नहीं। कहाँ पर पाए जाते हैं, क्रिस्टल में पाए जाते हैं, ये क्रिस्टल के दोष होते हैं। तो साथियों यहाँ से आपका टेस्ट हुआ समाप्त। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। साथियों जाने से पहले एक काम जरूर कर जाना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, क्लास अच्छी लगी कि नहीं लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, क्वेश्चन आपको पसंद आए कि नहीं आए, ये जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि जब अगली क्लास में आऊँ तो उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रख के आऊँ और अच्छा प्रयास करूँ, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। लेकिन थोड़े से क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी जाना नहीं, 1-2 क्वेश्चन और बाकी है। ग्रेफाइट क्या है तो बता देना, सहसंयोजक ठोस होता है क्योंकि ये कार्बन से बना होता है। रवादार ठोस क्या है, रवादार बेटा हीरा आपका रवादार ठोस होता है क्योंकि ये सहसंयोजक ठोस है, और सहसंयोजक ठोस रवादार होते हैं या फिर क्रिस्टलीय होते हैं। BCC संरचना में केंद्र में उपस्थित परमाणु
कितने यूनिट से साझा करता है? तो अगर आप BCC को देखोगे ना साथियों, BCC को यदि आप देखोगे तो BCC में एक केंद्र पर एक परमाणु होता है, ये इसी एकक कोष्ठिका में रहता है। तो 1 यूनिट सेल से BCC में उपस्थित परमाणु 1 यूनिट सेल से करता है केंद्र में, ठीक है, केंद्र वाला 1 से। धन आयन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाता है। भैया अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि धन आयन अंतराकाशी स्थान में चला जाता है फ्रैंकल दोष में। फ्रैंकल दोष में ऐसा होता है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी होती है? घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या 3 होती है। कितनी? SCC, BCC और FCC, 3 प्रकार के पाए जाते हैं ब्रेवेज जालक। अब ये आपका समाप्त बेटा। डू यू हैव सम क्वेश्चन फॉर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स? यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।